एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो बड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या, एक मिनट, लोकल इंटेलिजेंस? नहीं, एक मिनट, आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। साहब मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला। मैंने, फिर आपने क्या बोला? आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि एब्सोल्यूशन में आतंकवाद? अच्छा एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, हम इनके पास। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो बड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, घंटे में आने का मतलब 70 विवेक किलोमीटर। सुनिए, मैं आपको एक बात किलोमीटर। बताता हूँ, आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you saying? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट, विवेक एक सेकंड शांत रहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है, ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम, आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा, अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे पास सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शन होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वहां भी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? क्या दिल में? आप रोना नहीं है? क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। विवेक, मैं बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है। आपकी एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या, एक मिनट, लोकल इंटेलिजेंस? नहीं, एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं पाकिस्तानी ने कराया सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है, आप पूछिए मुझसे गौरव कैसे हुआ, आप बता दीजिए। मैं बताता हूं। कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता हूं, सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, उसमें जम्मू है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी। इधर क्लोजिंग कीजिए पीछे, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है, ये विवेक जी के अकाउंट ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे? यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़। ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस। लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज है, तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है। ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलेंगे साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पे गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है?
वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इट इज इंपॉसिबल, 100% इज इंपॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11, अब बताओ $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ। वो एक मॉडल है शिंजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने, जो चाइना करता है विगर्स के साथ, या तो, और वो भारत में हो नहीं सकता, ना वो होना चाहिए, ना वो होना चाहिए, वो बात गलत है। तो देखिए, अगर मान लीजिए अभी किसी समय जब भारत उपयुक्त समझता है जी, उस समय अगर यहां पर ये असल में तस्वीर ये ज्यादा अच्छे से समझा रही है जी। अगर मान लीजिए हम अपनी एलओसी को यहां हॉट करते हैं जी, तो इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? अगर हम ये एलओसी खोल देते हैं, अगर हम अपनी गन्स खोल देते हैं, तो इसके 2-3 रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा कि भारत अंदर आने वाला है, चाहे भारत अंदर जाए ना जाए, चाहे भारत पीओके में जाए ना जाए। सबसे पहले पाकिस्तान ये करेगा कि जो ड्यूरन लाइन का इलाका है, ड्यूरन लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मोरटाइमर ड्यूरन एक अंग्रेज था जिसने ऐसी लाइन खींच दी, वो तब से बॉर्डर हो गया, जिसको अफगान नहीं मानते, राइट। और पूरी पाकिस्तानी फौज, आई मीन लिटरली 30 to 40% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द ड्यूरन लाइन, इंक्लूडिंग लेवीज, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब लोग वहां पे हैं, ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजें उठा के यहां पे डालेगा, क्योंकि उसको इंडियन इनकर्जन लगेगा कि अब हिंदुस्तानी आ गए। तो उधर टीटीपी क्या करेगा? टीटीपी, हाँ, टीटीपी हैप्पी दिवाली करेगा वहां पे। टीटीपी क्या करेगा? रोज मारेगा उनको, अभी भी मार रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के सारे टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट, आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहां से सिर्फ बोफोर्स खोलनी है। उनका नीलम झेलम डैम है 30-35 किलोमीटर दूर, आप मारो वहां पे बोफोर्स, उनका डैम तोड़ दो। Why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के, आज से 3-4 साल सर, पहले। ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है साहब, मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ, नहीं आप इसकी बात करिए, सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना कांट स्टॉप इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, डोंट अगेन नहीं, सपोर्ट नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सास प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक
21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सास प्रणाली बंद नहीं करोगे। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सास प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको ये पहला हमला मुसलमान जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, हो गया, it should be फिर और expunged, लोगों पे deleted from the होगा। record। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। पुराने दिन ये लौटा दो, वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे, वो पुराने दिन जहां लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। पूरा सदन अमृत काल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको आ रही है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टैंपल जिन्हों दरबार साहब आप कहने सिखा का पवित्र स्थान भी ਉਹਦੇ ਤੇ भी हमला किया ਤੇ इंडिया ने बड़ी सियाणप ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ इस दाविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ दाविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ थर्ड पार्टी ਜਿਹੜੀ ਆ सोर्स नहीं हैगा, ना तो UN ने अज तक कन्फर्म किया, ना ही कोई थर्ड पार्टी BBC वर्गिया ने
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, CNN ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਰੋਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 3-4 ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 40 CRP ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੂਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 1000 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਤਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ LOC ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਮਈ ਦੀ 6 ਜਾਂ 7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂੰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। LOC ਦੇ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਛ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰੇ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰੇ। ਜੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੂੰਛ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 15 ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਏ, 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੇ 10 ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਰ ਗਏ, 7 ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਛ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। तो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे
पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली